दोस्तों, बहुत ही मजे की एपिसोड। करिश्मा की बहादुरी और एक्शन से भरपूर, आखिर तक लाजमी देखें, मजा आएगा। करिश्मा का चेहरा धुआं धुआं हो रहा था। पहले शायद वो मेरी बात को मजाक समझती थी, लेकिन बाद की बातें सुनकर इसे शायद यकीन आ गया था कि मैं गलत नहीं कह रहा था। तुम्हारे लिए बचाव का एक रास्ता है, मैंने इसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा। अगर तुम मनीलाल का ठिकाना बता दो तो तुम्हें शायद मेरी बातों का यकीन नहीं आया। आओ मेरे साथ। मैंने करिश्मा का हाथ पकड़कर पलंग से नीचे खींच लिया और इसे तकरीबन घसीटता हुआ कमरे से बाहर ले आया। इसे लेकर पंडित रोहन वाले कमरे में दाखिल हुआ तो कांवरी भी हमारे पीछे वहां पहुंची गई। रोहन गहरी नींद सो रहा था। इसके खर्राटे कमरे की फिजा में इर्तियाश सा पैदा कर रहे थे। इसकी तोन भी गुब्बारे की तरह फूल रही थी। रोहन को देखकर करिश्मा के चेहरे पर खौफ के साए फैल गए थे। अब तो इसे यकीन करना ही पड़ा था कि मैंने जो कहा था गलत नहीं था। मैंने कांवरी को इशारा किया। इसने इस कमरे में तहखाने का रास्ता खोल दिया। हम सीढ़ियां उतरते हुए तहखाने में आ गए। मैं करिश्मा को इस वसीज अरीज कमरे में ले गया जहां दौलत के अंबार लगे हुए थे। ये रोहन की दौलत है, मैंने करिश्मा के चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा। आज हर शख्स इसे हासिल करने के लिए रोहन की जान का दुश्मन बना हुआ है और रोहन बेबस है। इस वक्त तक इस दौलत को इस्तेमाल नहीं कर सकता जब तक अपने सबसे बड़े दुश्मन मनीलाल को खत्म न कर दे। बाकी तो वो कहते हैं जिनके आगे हड्डियां डाल दी जाए तो वो खामोश हो जाएंगे। इस दौलत के हुसूल के लिए मनीलाल के अपने आदमियों में फूट पड़ रही है। पहले नेहरू सिंह मारा गया और अब दीवान मुनव्वर सिंह। ऐसा ही मंसूबा बना रहा है, मगर कोई भी अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सका। अलबत्ता अगर तुम चाहो तो इससे आधी दौलत तुम्हारी हो सकती है। क्या? करिश्मा ने चौंक कर मेरी तरफ देखा। मैं सच कह रहा हूं, मैंने कहा। तुम्हें सिर्फ मनीलाल का पता बताना होगा। दुनिया का कोई भी लालच मुझे मेरे देश से गद्दारी पर नहीं उकसा सकता। करिश्मा ने ठोस लहजे में जवाब दिया। तुम जानते हो मनीलाल जिस मिशन पर काम कर रहा है, इससे हमारी कौमी सलामती वाबस्ता है। मैं इसका साथ दौलत के लालच में नहीं दे रही। मैं जो कुछ भी कर रही हूँ अपने देश के लिए कर रही हूँ। अगर ये बात ना होती तो मनीलाल जैसे रैयत को मैं अपने करीब भी ना फटकने देती। इसके मिशन को हर हाल में पाया तकमील तक पहुंचाना है। इसके लिए मैं अपनी जान की भींट भी दे सकती हूँ। दुनिया का कोई लालच मुझे गद्दारी पर आमादा नहीं कर सकता। मनीलाल के मिशन की कामयाबी मेरे मुल्क की तबाही है, इसलिए मैं ये मिशन कामयाब नहीं होने दूंगा, मैंने इसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा। और जहां तक इस बात का सवाल है कि कोई लालच तुम्हें गद्दारी पर आमादा नहीं कर सकता, तो मैं तुम्हारे इस जज्बे की तारीफ जरूर करूंगा। हर शख्स को अपने वतन का वफादार होना चाहिए, लेकिन यहाँ मामला कुछ और है। तुम्हारी सरकार बिला किसी वजह के मेरे वतन के मासूम और बेगुनाह लोगों का कत्ल आम कर रही है। उनके खून से होली खेली जा रही है। मनीलाल का मिशन भी इस सिलसिले की एक कड़ी है। तुम अपने देश से वफादारी निभा रही हो, मैं अपने वतन से वफादारी निभाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस मिशन को मैं कभी कामयाब नहीं होने दूंगा। इसके लिए मैंने भी अपनी जान दांव पर लगा रखी है। मनीलाल को इस मंसूबे की तकमील से पहले खत्म करना मेरी जिंदगी का अहम तरीन मिशन है। मुझे मनीलाल की तलाश है और इसका पता सिर्फ तुम बता सकती हो। मैं तुमसे इसका ठिकाना मालूम करूंगा और ये नहीं सोचूंगा कि तुम औरत हो। मैं हर वो हरबा इस्तेमाल करूंगा जिससे तुम्हारी जुबान खिलवाई जा सके। कोशिश कर देखो, करिश्मा ने जवाब दिया। इसके होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट आ गई थी, गोया मुझे चैलेंज कर रही थी। मैं इसे एक और कमरे में ले आया। पंडित रोहन भी किसी महाराजा से कम नहीं था। कई बरसों की मुद्दत में तामीर होने वाले इस बंगले में इसने तमाम इंतजामात कर रखे थे। इस कमरे के ऐन वस्त में लोहे के सपरंगों वाला एक पलंग रखा हुआ था जिस पर आरामदेह मिट्रेस बिछा हुआ था। सामने वाली दीवार पर काफी ऊपर छुपने वाली तेज रोशनी इस पलंग पर लेटने वाले के चेहरे पर पड़ती थी। जरूरत के वक्त बिजली के तारों से मुंसलिक करके इस पलंग में करंट भी दौड़ाया जा सकता था, लेकिन मैं फी अलहाल इतना आगे नहीं जाना चाहता था। रोहन ने मुझे इस कमरे की एक एक चीज के बारे में बड़े फख्र से बताया था। ये कमरा देखने में यूं लगता था जैसे एक्साइज रूम हो और यहाँ रखी हुई चीजें जैसे वर्जिश में इस्तेमाल होती हो, लेकिन दरहकीकत उनका इस्तेमाल कुछ और था। मैंने कांवरी की मदद से करिश्मा को पकड़कर इस पलंग पर लिटा दिया और इसके दोनों हाथ और दोनों पाँव पलंग के साथ लगे हुए आहनी कलवे में जकड़ दिए और सामने वाली मोनोलाइट जला दी। इसकी रोशनी बराह रास्त करिश्मा के चेहरे पर पड़ रही थी। करिश्मा शर्मा गई। इसने आंखें बंद कर ले। तुम 1 मिनट से ज्यादा आंखें बंद नहीं रख सकोगी, मैंने इसकी तरफ देखते हुए कहा। मैं जानती हूं तुम मेरे साथ क्या करना चाहते हो। वो चीख उठी। तुफ है तुम पर, एक मर्द होकर औरत पर जुल्म कर रहे हो। तुम्हें तो मर्द कहते हुए भी शर्म आ रही है। यहां मैं तुम्हें अपनी मर्दांगी दुखाने नहीं जा रहा, मैंने कहा। और तुम औरत नहीं शैतान हो, और शैतान किसी भी रूप में हो सकता है। अगर तुम औरत होती तो अपनी आंखों के सामने बेगुनाह और मासूम औरतों की इज्जत लुत्ते देखकर कहे ना लगाती। तुम्हारी वजह से अब तक न जाने कितनी औरतों की जिंदगियां बर्बाद चुकी हैं, कितने घर उजड़ चुके हैं। नहीं करिश्मा, तुम इस काबिल नहीं हो कि तुम पर तरस खाया जाए। तुम्हारे इस खूबसूरत जिस्म की बोटियां काटते हुए मुझे बिल्कुल अफसोस नहीं होगा। मैं तुम्हारे जिस्म की एक एक बूटी काट कर इस हीटर पर डालता।
जाओगा, तुम अपनी आंखों से अपने आप को टुकड़ों में रोस्ट होते देखोगी, अपना गोश्त जलने की बो सूंघोगी तो तुम्हें एहसास होगा कि जब किसी को जिंदा जलाया जाता है तो इसकी हालत कैसे होती है। कांवरी, मैं आखिर में कांवरी की तरफ घूम गया। हीटर का प्लग लगा दो। दीवार के करीब मार्बल के ताप वाले मेज पर एक इलेक्ट्रिक हीटर रखा हुआ था। कांवरी ने प्लग लगाकर स्विच ऑन कर दिया। हीटर का बिल खाता हुआ एलिमेंट आहिस्ता आहिस्ता सुर्ख होता चला गया। करिश्मा के चेहरे पर जर्दी छा गई, आंखों में वहशत भी उभर आई। मैंने अलमारी से एक जन्नूर निकाल लिया। मैं तुम्हारे पैरों के नाखूनों से शुरू करूंगा, मैं इसके पैरों की तरफ आते हुए कहा। अब देखना यह है कि तुम कितनी सख्त जान हो और कब तक बर्दाश्त करती हो। वैसे मेरा तजर्बा यह है कि जालिम इंसान जल्द हथियार डाल देता है, लेकिन तुम जरा मुख्तलिफ किस्म की हो, शायद कुछ देर बर्दाश्त कर लो। मैं इसके सीधे पाँव के अंगूठे का नाखून जन्नूर में पकड़ने की कोशिश करने लगा। करिश्मा जोर जोर से पाँव को हरकत दे रही थी। मैंने एक हाथ से इसका पाँव पकड़ लिया और नाखून को जन्नूर की गिरफ्त में ले लिया। क्या इरादा है? मैंने इसके चेहरे को तकते हुए कहा। जुबान खोलोगी आ उखाड़ दो नाखून। नहीं, करिश्मा चाह उठी। मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगी। करिश्मा को शायद अब भी ये घमंड था कि इसके साथ गुजरे हुए कुछ अच्छे वक्त का लिहाज करते हुए मैं इसके साथ कोई ज्यादती नहीं करूंगा और ये सब कुछ इसे महज डराने के लिए कर रहा हूँ, लेकिन मैं मजाक के मोड में नहीं था। मैंने जन्नूर को हल्का सा झटका दिया। करिश्मा चीख उठी। बताओगी या नहीं? मैंने इसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए पूछा। नहीं, करिश्मा ने सर पतखते हुए चीखा और फिर इसने सख्ती से दांत भींच लिए। मेरे लिए अब इसका लिहाज करने की कोई गुंजाइश नहीं थी। मैं जंबूर को जोर जोर से झटके देने लगा। करिश्मा की चीखें तह खाने में गूंज रही थी। वो जोर जोर से सर झटक रही थी। कांवरी ने मुंह फेर कर खड़ी हो गई थी। इससे ये मंजर नहीं देखा जा रहा था। करिश्मा आहिस्ता आहिस्ता पर सुकून होती चली गई। मैं करिश्मा के सरहाने की तरफ आ गया। करिश्मा का चेहरा जर्द हो रहा था। मैंने जो कहा था इसकी इब्तिदा कर चुका हूँ, मेरी बात अधूरी रह गई। करिश्मा ने मेरे मुंह पर थूक दिया था। इसकी आंखों में बेपनाह नफरत थी। अब इसे एहसास हो गया था कि मैं इसके साथ किसी किस्म की मुरव्वत नहीं बरतूंगा। मुझे तुम्हारी इस हरकत पर गुस्सा नहीं आया, मैंने परसुकून लहजे में कहा। शिकस्त खुर्दा लोग ऐसी ही हरकतें किया करते हैं। तुम जो चाहो करो, अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकोगे, करिश्मा ने कहा। इसके लहजे में बेपनाह नफरत थी। 1 मिनट बाद मैंने हीटर का स्विच ऑफ कर दिया, जंबूर वही मेज पर रख दिया और कांवरी को इशारा करता हुआ कमरे से बाहर आ गया। कांवरी का चेहरा भी इस वक्त जर्द हो रहा था। तह खाने से बाहर आकर कमरे से गुजरते हुए भी मैंने रोहन के बेडरूम की तरफ देखा। वो अब भी बेखबर सो रहा था। हम बाल कमरे में आ गए। कोनाल अब भी सोफे पर आड़ी तिरछी पड़ी सो रही थी और देवी दूसरे सोफे पर बैठी हुई थी। सूरज तुलू हो चुका था। धूप की किरणें खिड़कियों के रास्ते अंदर आ रही थीं। कांवरी देवी के पास बैठी सरगोशियों में इसे तह खाने में होने वाले वाकया के बारे में बता रही थी और वो दोनों कुन आँखियों से कभी कभी मेरी तरफ भी देख रही थीं। मैं तो अपने कमरे में जाकर सो रहा हूँ, बई कोई मुझे जगाने की कोशिश न करे, मैंने उठते हुए कहा। नाश्ता करके सूना, मैं किचन में जा रही हूँ। देवी एकदम उठकर खड़ी हुई और फिर 1 घंटे बाद मैं नाश्ता करके उठ गया। करिश्मा को भी नाश्ता करवा दो और इसके जख्म की ड्रेसिंग भी कर दो, मैंने कांवरी की तरफ देखते हुए कहा। इसे अभी तक खाने ही में रहने देना और इस बात का ख्याल रखना कि रोहन इसके करीब न जाने पाए। करिश्मा से अभी मैंने बहुत कुछ पूछना है, वो हमारे लिए इस वक्त तक अहम है जब तक मनीलाल का पता नहीं बता देती। मैं अपने कमरे में आ गया। बिस्तर पर लेटते हुए भी मैं करिश्मा ही के बारे में सोच रहा था। वो वाकई बहुत सख्त जान साबित हुई थी। इस तरह किसी आदमी के साथ किया जाता तो सबसे पहले तो वो घंटे भर के लिए बेहोश हो जाता और फिर होश में आने के बाद फौरन बोलने लगता। मगर करिश्मा न सिर्फ ये अजियत बर्दाश्त कर गई थी बल्कि मेरे मुंह पर थोक कर यह साबित करने की कोशिश भी की थी कि वो बड़े मजबूत असाब की मालिक है। यही सब कुछ सोचते हुए मैं सो गया और फिर मेरी आँख शाम के वक्त ही खिली थी। मैं उठकर बाल कमरे में आया तो पंडित रोहन भी वहां मौजूद था और इस वक्त बड़े खुशगवार मोड में नजर आ रहा था। वंडरफुल, वो मुझे देखते ही चलाया। करिश्मा को बंदी खाने में लाकर तुमने मनीलाल के खिलाफ आधी जंग जीत ली है। आधी जंग तो मैंने इस वक्त जीत ली थी जब पहली मर्तबा उछल शवार मंदिर में मनीलाल के सामने से फरार हुआ था और इसके आदमी मेरा सुराग नहीं लगा सके थे। बीच की सारी लड़ाई तो महज एक दूसरे की कुव्वत आजमाई के लिए लड़ी जा रही थी, मैंने कहा। और आजमाइश ही आजमाइश में तुमने इसकी कमर तोड़ दी। रोहन ने हल्का सा कहका लगाया, फिर बोला। कांवरी ने मुझे सब कुछ बता दिया है। जयपुर में ठाकुर वर्धन सिंह को अपने पैलेस की बर्बादी की इत्तला मिल चुकी होगी। हो सकता है वो यहाँ पहुँच भी गया हो। तुम ठाकुर वर्धन सिंह को नहीं जानते। वो किसी वजह से अगर अब तक मनीलाल का साथ देता आया है तो अब वो मनीलाल को जिंदा नहीं छोड़ेगा। वो तो इसे पाताल से भी खून निकालेगा। इससे पहले मैं मनीलाल तक पहुंचना चाहता हूँ, मैंने कहा। जरूर पहुंचोगे, मगर ये करिश्मा, जब तक मैं ना कहूं तुम इसे हाथ नहीं लगाओगे। मैंने इसकी बात काट दी। इसे देखकर मेरा खून खौल उठता है।
मन चाहता है इसकी टांगे चीर कर फेंक दूं, मगर तुम कहते हो तो मैं इसे कुछ नहीं कहूंगा, बल्कि इसके करीब भी नहीं जाऊंगा जब तक तुम इजाजत नहीं दोगे। 2-4 दिन और इंतजार कर लूंगा, बहुत हिसाब करना है मैंने इससे, रोहन ने कहा। मैं गौर से रोहन की तरफ देख रहा था। इसके चेहरे के तासुरात इसकी अंदरूनी कैफियत का इजहार कर रहे थे। इसने अगरचे कह तो दिया था कि वो 2-4 दिन इंतजार करेगा, मगर मुझे शुबा था कि वो ऐसा नहीं कर सकेगा। मुझे होशियार रहने की जरूरत थी। करिश्मा इस वक्त मेरे लिए बहुत अहम थी। मनीलाल के तमाम अहम आदमी एक एक करके मेरे हाथों मारे जा चुके थे। अब सिर्फ करिश्मा ही एक ऐसी हस्ती थी जो इसकी खुफिया पनागा के बारे में जानती थी और मैं इसे हाथ से नहीं खोना चाहता था। 3 दिन गुजर गए। इस दौरान करिश्मा को तह खाने से निकालकर ऊपर ले आया गया था। मैंने इसके लिए अपने साथ वाले कमरे का इंतखाब किया था। ये कमरा साइज में मेरे बेडरूम से 2 गना बड़ा था। इसमें वाल टू वाल कालीन बिछा हुआ था। फर्नीचर नाम की कोई चीज नहीं थी। कालीन के अतराफ में गाव तकिए और खूबसूरत किशन रखे हुए थे। कावरी ने बताया कि रोहन जब मॉड में होता तो इस कमरे में महफिल जमाया करता था, लेकिन निताशा की मौत के बाद इसने यहाँ बैठना छोड़ दिया था। मंदिर वाले बंगले में रहते हुए मैं अंदाजा लगा चुका था कि रोहन कावरी के मुकाबले में निताशा को ज्यादा चाहता था। निताशा खत्म हो गई थी तो इसका दिल भी शायद बुझ गया था। सुना था कावरी भी बहुत अच्छी रक्कासा थी, लेकिन अभी तक मुझे इसका डांस देखने का इत्तेफाक नहीं हुआ था। बहरहाल इस बड़े कमरे में एक बेड लगाकर मैंने करिश्मा को वहां मुंतकिल कर दिया था और बैठने के लिए बेड के करीब 1-2 कुर्सियां भी डलवा दी थीं। अंगूठे का नाखून उखाड़ने के बाद मैंने करिश्मा के साथ और कोई ज्यादती नहीं की थी। ताहम मैं बाज औकात 2-2, 3-3 घंटे इसके पास बैठा रहता। मैं इसे बातों से कायल करने की कोशिश कर रहा था, नफ्सियाती हरबे इस्तेमाल कर रहा था, मगर वो टस से मिस नहीं हुई। इसके बरक्स वो मुझे पट्टी पड़ाने की कोशिश कर रही थी कि अगर मैं उनके साथ शामिल हो जाऊं तो मेरे कदमों में दौलत के अंबार लगा दिए जाएंगे। हिंदुस्तान की हसीन तरीन लड़कियां मेरी सेवा करेगी। मेरा ख्याल था कि करिश्मा वक्त गुजारने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मेरे पास वक्त नहीं था। अब मुझे हर सूरत में इसकी जुबान खिलवानी थी। अब मैं तुम्हें सिर्फ 24 घंटे की मोहलत दे रहा हूँ, मैंने इस रोज करिश्मा से बातों का सिलसिला खत्म करते हुए कहा। अगर उन 24 घंटों के अंदर अंदर तुमने खुद जुबान खोल दी तो ठीक है, बसूरत दीगर मैं तुम्हें फिर तह खाने में ले जाऊंगा। मेरा हाथ इस वक्त तक नहीं रुकेगा जब तक तुम जुबान नहीं खोलोगी। मैं करिश्मा को ये वार्निंग देकर कमरे से बाहर आ गया। उन 3-4 दिनों के दौरान मैंने शहर के हालात पर भी नजर रखी थी। 2 मरतबा मैं खुद बाहर गया था और 1 मरतबा देवी और कावरी घूम फिर कर आई थी और इस दौरान चंद दिलचस्प बातों का इंकिशाफ हुआ था। ठाकुर वर्धन सिंह को इत्तला मिलते ही जयपुर से वापस आ गया। इसके आने से पहले पानी पैलेस के हर हिस्से में फैल चुका था और पैलेस की हर चीज तबाह हो गई थी। करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ था। पहले तो मुझे भी इस बात पर हैरत हुई थी कि इतना पानी कहाँ से आ रहा था, लेकिन बाद में इंकिशाफ हुआ कि पैलेस के पीछे तकरीबन 1 फरलांग के फासले पर बहने वाली नहर तक जेर जमीन पाइपलाइन बिछाकर पानी पैलेस तक लाने का बंदोबस्त किया गया था और ये सारा इंतजाम पैलेस की तामीर के वक्त ही किया गया था। इस किस्म के तमाम खतरनाक शेबदों को इस कंट्रोल रूम से हैंडल किया जाता था। इस रात करिश्मा ने एक बटन दबाकर नहर की पाइपलाइन का वाल खोल दिया था, मगर इसे बंद नहीं किया गया था, जिसके नतीजे में पानी पैलेस के कमरों में भरता रहा। इसका इंकिशाफ कई घंटों बाद हुआ था और ठाकुर वर्धन सिंह को इत्तला दे दी गई थी और इसके आने तक सब कुछ तबाह हो चुका था और अब ठाकुर वर्धन सिंह के आदमी बड़ी सरगर्मी से मनीलाल को तलाश कर रहे थे, जबकि मैं उनसे पहले मनीलाल तक पहुंच जाना चाहता था। दूसरा इंकिशाफ यह हुआ था कि इस रात जब मैं और कोनाल शक्ति के साथ राना पैलेस की तरफ जा रहे थे और रास्ते में पुलिस को देखकर मैं और कोनाल कार से कूद गए थे और बाद में हमने चलने की आवाज सुनी थी। शक्ति गोली लगने से जख्मी हो गया था और माउंट इबू के सरकारी अस्पताल में पड़ा था। जब से मुझे शक्ति के बारे में पता चला था, मैं इसे अस्पताल से निकालने के मंसूबे बना रहा था और आखिरकार ये तय पाया था कि आज शाम में और कोनाल डॉक्टर और नर्स के भेस में अस्पताल जाएंगे और शक्ति को वहां से निकालने की कोशिश करेंगे। मैंने इस सिलसिले में कुछ मालूमात भी हासिल कर ली थी और डॉक्टर और नर्स के कपड़ों और दूसरी मुताल्लिका चीज़ों का भी इंतजाम कर लिया था। शाम 7 बजे नर्सों और डॉक्टरों की ड्यूटी तब्दील होती थी। शाम 7 बजे आने वाला स्टाफ सुबह 7 बजे तक ड्यूटी पर रहता था। मैंने शक्ति वाले वार्ड में ड्यूटी देने वाले डॉक्टर का पता चला लिया था और इसे 5000 रुपये देकर इस बात पर आमादा कर लिया था कि वो नर्स को साथ लेकर कम अज कम 2 घंटों के लिए अस्पताल से गायब हो जाएगा। डॉक्टर को महीने भर की तनख्वाह 4000 रुपये मिलती थी। 2 घंटों के लिए 5000 वाली बात तो इसने ख्वाब में भी नहीं सोची होगी। शक्ति को अस्पताल के जिस वार्ड में रखा गया था, इसके दोनों दरवाजों पर पुलिस का पहरा था। ऐसी सूरत में अस्पताल में दाखिल होना और शक्ति को वहां से निकालने की कोशिश करना खतरे से खाली नहीं था। हमारी अपनी जानों का भी खतरा था, मगर मैं शक्ति के लिए ये रिस्क लेने को तैयार था। इसने मेरे लिए बहुत काम किया था और मैं इससे अभी और काम लेना चाहता था। मैं और कोनाल 8:30 बजे फियत पर बंगले से निकले। कोनाल नर्स की सफ़ेद यूनिफॉर्म में बहुत अच्छी लग रही थी। मैंने पेंट शर्ट पर सफ़ेद गाउन पहन रखा था।
गाउन की जेब में स्टेथोस्कोप रखा हुआ था। कार मैंने अस्पताल के पिछले दरवाजे के सामने खड़ी कर दी। अस्पताल के दरवाजे में दाखिल होने से पहले मैंने जेब से सफ़ेद शीशों वाली ऐनक निकालकर आंखों पर लगा ली और स्टेथोस्कोप को जेब से निकालकर गले में लटका लिया। कोनाल ने भी आंखों पर टैंक लगा ली थी। रात 9 बजे नाइट ड्यूटी के डॉक्टर अपने अपने वार्ड में आखिरी राउंड लगाया करते थे। प्रोग्राम के मुताबिक डॉक्टर शकूत को वार्ड की नर्स के साथ 8:30 बजे वहां से चले जाना था। हथियार मेरी पतलून की जेब में भी था और कोनाल ने भी अपने लिबास में छुपा रखा था। अस्पताल में दाखिल होते हुए हम दोनों के दिल बड़ी तेजी से धड़क रहे थे। कोनाल के चेहरे की रंगत किसी हद तक तगय्युर हो गई थी। कोनाल के हवाले से एक बात मैंने खास तौर से नोट की थी कि वो बाहौसला लड़की थी, खतरात से नहीं घबराती थी, आग में भी कूद पड़ती थी। वो अलग बात है कि जब किसी मुसीबत में फंस जाती तो इसकी जान निकल जाती थी। हम आपस में बातें करते हुए वार्ड में दाखिल हो गए। इस तरफ दोनों पुलिस वाले दरवाजे के सामने बेंच पर बैठे हाँक रहे थे। उनमें से एक ने उलझी हुई नजरों से हमारी तरफ देखा मगर बोला कुछ नहीं। वार्ड में दाखिल होते ही मैंने उधर उधर देखा। शक्ति दूसरी तरफ चौथे बेड पर था। हमने दूसरी कतार के मरीजों को चेक करना शुरू कर दिया। मैं चार्ट उठाकर देखता, फिर चार्ट को नाल के हवाले कर देता और मरीज से चंद सवालात करता और आगे बढ़ जाता। मैंने महसूस किया था कि शक्ति बड़ी गहरी नजरों से हमारी तरफ देख रहा था और जब हम इसके बेड के करीब पहुंचे तो इसकी आंखों में चमक सी उभर आई। गुरु खामोश, मैंने इसे टोक दिया। तुम्हारा जख्म कैसा है? ठीक नहीं है डॉक्टर, शक्ति ने कदरे गूंची आवाज में जवाब दिया। गोई इसकी रान में लगी थी। मैंने इसकी पट्टी खोल दी। जख्म के अर्द गिर्द नीलाहट सी थी। इस वक्त एक पुलिस वाला भी करीब आकर खड़ा हो गया था। नर्स, मैंने कोनाल की तरफ देख कर कहा, इसे फौरन ऑपरेशन थिएटर में पहुंचा दो। जख्म में जहर फैल रहा है, फौरन ऑपरेशन करना जरूरी है। यस डॉक्टर, कोनाल ने जवाब दिया। डॉक्टर जी, पुलिस वाला बोला, ये मरीज एक खतरनाक मुजरिम है, इसे अफसरों की इजाजत के बगैर वार्ड से बाहर नहीं ले जाया जा सकता। और तुम्हारा ऑफिसर सुबह आएगा। मैंने इसे धूरा। इस वक्त तक जहर पूरी टांग में फैल जाएगा और इसकी टांग काटनी पड़ेगी। मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता। इसका ऑपरेशन अभी होगा और फिर हम इसे ऑपरेशन थिएटर में ही ले जा रहे हैं और ये इस पोजीशन में भी नहीं है कि फरार होने की कोशिश कर सके। अगर तुम्हें कोई अंदेशा है तो तुम हमारे साथ चल लो। ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे पर खड़े रहना। कांस्टेबल कुछ हिचकिचाया तो कोनाल ने बड़ी तेजी दिखाई और वार्ड के आखिर में पड़ी हुई व्हील चेयर ले आई। मैंने कोनाल की मदद से शक्ति को बेड से उठाकर व्हील चेयर पर बिठा दिया। कोनाल व्हील चेयर को खींचने लगी। कांस्टेबल ने वार्ड के दरवाजे पर खड़े हुए अपने साथी से कुछ कहा और खुद हमारे साथ चल पड़ा। मैंने अपना हाथ गाउन के नीचे पतलून की जेब में डाल रखा था। हम जैसे ही तीसरी राहदारी में मुड़े, हमारे साथ आने वाला कांस्टेबल ठिठक गया। डॉक्टर जी, ऑपरेशन थिएटर उधर है, अब इधर कहाँ? मैन ऑपरेशन थिएटर इस वक्त खाली नहीं। मैंने कांस्टेबल की बात काट दी। इमरजेंसी ऑपरेशन थिएटर में ले जा रहे हैं। पर यह तो बाहर जाने का रास्ता है डॉक्टर जी, कांस्टेबल बोला। कोनाल ने कुन आंखों से मेरी तरफ देखा। मैंने इसे इशारा किया। वो न सिर्फ चलती रही बल्कि इसने अपने लिबास के अंदर से हथियार निकालकर शक्ति के हाथ में दे दी। कांस्टेबल हमसे अगरचे 2 कदम पीछे था मगर इसने कोनाल की हरकत देख ली। अरे वो हथियार, रुको तुम लोग, छोड़ दो कैदी को। कांस्टेबल ने एकदम नाली तान ली, लेकिन मैंने इसे ज्यादा फुर्ती का मुजाहरा करते हुए अपना हाथ गाउन के नीचे से निकालकर फायर कर दिया। गोली इसके कंधे पर लगी। वो चीखता हुआ नीचे गिरा। नाली भी इसके हाथ से छूट कर दूर जा गिरी। भागो कोनाल, मैं चीखा। इससे पहले ही मैं दौड़कर कार के करीब पहुंच गया। कार का दरवाजा मैंने लॉक नहीं किया था। एक झटके से दरवाजा खोला और सीट पर बैठकर इंजन स्टार्ट करने लगा। इस दौरान कोनाल भी करीब पहुंच चुकी थी। जल्दी करो कोनाल, मैं चीखा। अगर दूसरे पुलिस वाले आ गए तो निकलना मुश्किल हो जाएगा। कोनाल ने कार के पिछले दरवाजे के करीब व्हील चेयर रोक ली, दरवाजा खोला और खुद ऊपर से घूमकर दूसरे दरवाजे से अंदर आ गई और शक्ति को हाथ से पकड़कर अंदर खींचने लगी। शक्ति ने उठने के लिए तंदुरुस्त पांव से व्हील चेयर के पायदान पर दबाव डाला। वो चंद इंच ऊपर था कि व्हील चेयर इसके नीचे से निकल गई और 3-4 फुट पीछे हिट गई। शक्ति भी मुंह के बिल कार के दरवाजे के करीब गिरा। इसके मुंह से हल्की सी चीख निकल गई थी। इसी दौरान अस्पताल की राहदारी में दौड़ते हुए कदमों की आवाज सुनाई दी। वो यकीनन पुलिस वालों में से कोई एक था जो राहदारी में चलने वाली गोली की आवाज सुनकर इस तरफ आया था। कोनाल, जल्दी करो, इसे अंदर खींचो, मैं चीखा। कार का इंजन में स्टार्ट कर चुका था। कोनाल शक्ति को हाथ से पकड़कर खींच रही थी। शक्ति का आधा घड़ कार के अंदर था। वो तंदुरुस्त पांव पर जोर देकर अपने आप को उठाने की कोशिश कर रहा था। इस दौरान राहदारी का दरवाजा एक धमाके से खुला। एक पुलिस वाला बरामद हुआ। कलाशिन को इसने दोनों हाथों में थाम रखा था। एक लम्हा के अंदर अंदर इसने सूरत हाल का जायजा ले लिया और दूसरे ही लम्हा फिजा तड़तड़ाहट की आवाज से गूंज उठी। इसके साथ ही शक्ति और कोनाल की चीखों की आवाज भी फिजा में फैल गई। मैंने पीछे मुड़कर देखा। कोनाल सीट पर ओनिगी पड़ी थी।
इसके दोनों हाथ सर पर थे, जैसे सर को किसी मुमकिना चोट से बचाने की कोशिश कर रही हो, और शक्ति कार से बाहर गिर चुका था। इसका बदन गोलियों से छलनी हो गया था। मैंने 1 सेकंड के हज़कावर हिस्से में फैसला कर लिया और एक्सेलेटर पैडल पर रखा हुआ पाँव उठा लिया। कार एक जोरदार झटके से उछल कर आगे बढ़ी। लान में बैठे हुए लोगों में भगदड़ मच गई। लोग बदहवास होकर उधर उधर दौड़ने लगे। एक आदमी कार से टकरा कर दूर जा गिरा था। ये भी गनीमत था कि वो कार के नीचे नहीं आया था। वो पुलिस वाला अब कार पर फायरिंग कर रहा था। एक आध गोली कार की डिग्गी या पिछले हिस्से पर जरूर लगी होगी। मजमूई तौर पर कार को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा था, क्योंकि मैंने कार को बड़ी तेजी से इमारत के दूसरी तरफ घुमाया था। इस तरफ भी लोगों में भगदड़ मची हुई थी। मैं कार को अस्पताल के अकबी गेट की तरफ दौड़ाता चला गया। इस दौरान वो पुलिस वाला भी दौड़ता हुआ इमारत के दूसरी तरफ आ गया था, लेकिन इस तरफ लोगों की मौजूदगी की वजह से वो फायरिंग नहीं कर सकता था। अलबत्ता वो चीखता हुआ कार के पीछे दौड़ रहा था, मगर मैं कार को गेट से निकाल ले गया। 15 मिनट तक कार को मुख्तलिफ सड़कों पर दौड़ाने के बाद मैं असल रास्ते पर आ गया, और इसके तकरीबन 15 मिनट बाद कार रोहन वाले बंगले के गेट में दाखिल हो रही थी। पहले मुझे ये शुबा हुआ था कि गोली कोनाल को भी ना लग गई हो, लेकिन अस्पताल से निकलते ही मैंने पीछे मुड़कर देखा था। वो सीट की पुश्त से टेक लगाकर बैठी हुई थी और आंखें बंद कर रखी थीं। मैंने इसे मुखातिब करने की कोशिश नहीं की थी और वो भी खामोश बैठी रही थी। पोर्च में गाड़ी रोककर मैंने मुड़कर कोनाल की तरफ देखा। इसका चेहरा अब भी धुआ हो रहा था, आंखों में बेपनाह वहशत थी। तुम ठीक हो ना कोनाल? मैंने पहली मर्तबा इसे मुखातिब किया। हाँ, वो जैसे चौंक गई। मैं ठीक हूँ, मैं कुछ कहना चाहता था, मगर बंगले के अंदर से चीखों की आवाज़ सुनकर मैं चौंक गया और कार का दरवाज़ा खोलकर जल्दी से नीचे उतर आया। ठीक इस लम्हा धड़ से बरामदे वाला दरवाज़ा खुला और कावरी नमूदार हुई। इसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थीं, माने जल्दी आओ, वो इसे मार डालेगा। वो दरवाजे ही से चीखी। मैंने बरामदे की तरफ दौड़ लगा दी। मैं समझ गया था वो क्या कहना चाहती थी। क्या हुआ, कहाँ है वो? मैंने दरवाजे में दाखिल होते हुए पूछा। अच्छा हुआ तुम आ गए, कावरी ने कहा। वो 10 मिनट से करिश्मा के कमरे में घुसा हुआ है और दरवाज़ा अंदर से लाक कर रखा है। अंदर से करिश्मा की चीखों की आवाज़ सुनकर हमने दरवाज़ा खुलवाने की कोशिश की, मगर रोहन दरवाज़ा नहीं खोल रहा। देवी, मैंने देवी की तरफ देखा। इसके चेहरे पर भी 12 बज रहे थे। तुम बाहर कोनाल को देखो। मैं तेज तेज कदम उठाता हुआ करिश्मा वाले कमरे के सामने पहुंच गया और दरवाजे का हैंडल घुमाने की कोशिश करते हुए रोहन को आवाज़ देने लगा। अंदर से करिश्मा की चीखों की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। रोहन, दरवाज़ा खोलो रोहन! मैं दरवाजे को घाव धरती हुए चीखा। भाग जाओ यहाँ से! अंदर से रोहन की गुर्जती हुई आवाज़ सुनाई दी। अब ये दरवाज़ा नहीं खिलेगा, चले जाओ यहाँ से वरना तुम्हें भी मार डालूंगा। मैंने कंधे से 2-3 टकरे मारी, मगर दरवाज़ा इस तरह खिलने वाला नहीं था। मैंने जेब से हथियार निकाल लिया और इसकी नाल ताले पर रखकर बटन दबा दिया। ताला टूट गया। मैं दरवाजे को धक्का देता हुआ अंदर दाखिल हो गया। करिश्मा कालीन पर इस तरह पड़ी थी कि इसने कोहनियों के बिल लगा रखा था और आहिस्ता आहिस्ता पीछे खिसक रही थी। बाल बिखरे हुए और आंखों में बेपनाह खौफ था। वो चीखती हुई आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को पीछे घसीट रही थी। रोहन, रुक जाओ! मैं एक बार फिर चीखा। मैं तुम्हें आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, मगर रोहन नहीं रुका। मैंने आखिरी बार इसे रुकने को कहा और फिर हथियार वाला हाथ ऊपर उठाकर बटन दबा दिया। वो चीख उठा। इसका चेहरा कुछ और खौफनाक हो गया था। इस वक्त वो वाकई कोई वहशी लग रहा था। मैंने इसे रुक जाने को कहा, मगर वो दोनों हाथ फैलाकर मेरी तरफ बढ़ता रहा। रोहन, रुक जाओ! मैं चीखा। रुक जाओ! रोहन ने गर्दन घुमाकर मेरी तरफ देखा। मैं कांप उठा। ऐसा खौफनाक चेहरा मैंने कभी नहीं देखा था। चेहरे पर बेपनाह सफाकी और आंखों में शदीद नफरत थी। लगता था जैसे चिंगारियां फूट रही हो। वो मुड़कर करिश्मा की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन लगता था जैसे इस देवजात पर कोई असर न हुआ हो। वो 2 कदम और आगे बढ़ा और फिर लड़खड़ा गया। चंद लम्हे संभलने की कोशिश करता रहा, फिर कटे हुए दरख्त की तरह लहरा कर नीचे गिरा। मैंने हथियार फेंक दिया और मुड़कर देखा तो कावरी और देवी दरवाजे में खड़ी थी। उन दोनों के चेहरे खौफ से पीले हो रहे थे और आंखों में बेपनाह वहशत भरी हुई थी। मैं मुड़कर करिश्मा की तरफ देखने लगा। वो दीवार के करीब पहुंच गई थी और टेक लगाकर अपने आप को ऊपर उठाने की कोशिश कर रही थी। मैं इसके करीब पहुंचकर रुक गया। वो अजीब सी नज़रों से मेरी तरफ देख रही थी। इसे उठाकर मेरे कमरे में ले जाओ और ड्रेसिंग करो इसकी, मैंने दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए कहा। देवी और कावरी सब कुछ देखकर बहुत खौफजदा थे। मेरा मौत देखकर वो कुछ और भी सहम गए। मैं हाल कमरे में आया तो कोनाल भी सहमी हुई वहां बैठी हुई थी। अजीब सूरत हाल थी। मामलात पेचीदा से पेचीदा तर होते जा रहे थे। लगता था जैसे मैं किसी तागूती चक्कर में फंस गया हूं। सिर्फ 1 घंटा पहले हम अपने एक साथी की लाश छोड़ कर आए थे। अगर हमें 1-2 मिनट का वक्त मिल जाता तो हम शक्ति को अस्पताल से ले आने में कामयाब हो जाते। इसका सदमा अभी मेरे जहन पर था कि यहाँ आते ही इस खौफनाक तरीन सूरत हाल का सामना करना पड़ा था। करिश्मा की हालत देखकर मैं कांप उठा था। लगता था रोहन जैसे पागल हो गया हो। इस पर बड़ी खतरनाक किस्म की जुनूनी कैफियत तारी थी।
इसने दांतों से करिश्मा को इस तरह बेनिबेवड़ा था जैसे वो किसी भेड़िए के हत्थे चढ़ गई हो। अगर मुझे यहाँ पहुंचने में चंद मिनट की देर हो जाती तो वो करिश्मा को मार डालता। मेरे बार बार रोकने के बावजूद वो नहीं माना था और मजबूरना मुझे इस पर चलानी पड़ी थी। पहली खाने के बाद वो जिस तरह मेरी तरफ बढ़ा था, इससे मुझे अंदाजा हो गया था कि अब वो काबू में आने वाला नहीं है। इसे जिंदा छोड़कर मैं अपने लिए मजीद मसाइल पैदा नहीं करना चाहता था। मुझे रोहन की मौत का अफसोस हुआ था, मगर इसके सिवा कोई चारा नहीं था। इसकी जिंदगी मेरे लिए खतरा बन सकती थी। कांवरी और देवी करिश्मा को उठाकर मेरे कमरे में ले गए। मैं उठकर एक और कमरे में घुस गया जहां किसी वक्त मैंने मेडिसन बक्स रखे हुए देखा था। मैं वो बक्स उठाकर बाहर आ गया और इसे खोलकर देखने लगा। इसमें ज़रूरत की हर चीज़ मौजूद थी। इसी दौरान कांवरी मेरे कमरे से बाहर आ गई। वो जैसे भी दूसरे कमरे में दाखिल होने लगी, मैंने आवाज़ देकर इसे अपनी तरफ मुतवज्जे कर लिया। मेडिसन बक्स मेरे पास है कांवरी। वो मेरी तरफ आ गई। मैंने मेडिसन बक्स इसकी तरफ बढ़ा दिया। तुम खुद चल कर देखो इसे, मेरी तो मुझ में नहीं आ रहा। इस राकेशस ने इस तरह बेनिबेवड़ा है इसे। वो बक्स मेरे हाथ से लेते हुए बोली। मेरे मुंह से गहरा सांस निकल गया। मेरा ख्याल था कि मेरे हाथों रोहन के मर जाने पर वो किसी शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार करेगी, मगर इसके मुंह से रोहन के लिए राकेशस का लफ्ज़ सुनकर मैंने इत्मीनान का सांस लिया। करिश्मा की हालत ने इसे मुतासिर किया था और वो रोहन को वहशी कहने पर मजबूर हो गई थी। मैं कैसे देखो, मेरा मतलब है इसके जिस्म पर कोई लिबास, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कांवरी ने मेरी बात काट दी। हम तीनों चारों औरतें जो इस वक्त यहाँ मौजूद हैं, तुम उनके शरीर की और पेच पेच से अच्छी तरह वाकिफ हो। मेरे ख्याल है हम में से किसी को लाज नहीं आएगी। मैं उठकर इसके साथ कमरे में आ गया।